हेलो बच्चों, मैं आशुतोष कुमार प्रसाद +2 सहदेव हाई स्कूल कमालपुर टिकारी का टीचर हूँ। बच्चा, आपको गया गाइडेंस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं केमिस्ट्री का एजुकेटर हूँ। आप लोगों को 10th की क्रैश कोर्स मेटल और नॉन मेटल को हम आज कंप्लीट करेंगे। एक क्लास में हम उसको कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी मैक्सिमम बातें कंप्लीट हो और एग्जामिनेशंस में आपको बहुत अच्छा फील महसूस हो, ताकि सारे क्वेश्चंस आपके अंदर में हो। तो चलते हैं, हम मेटल और नॉन मेटल को एक ओवरव्यूज आपको देते हैं और उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम आपको वहीं पर डील कर देंगे, यहाँ पे आपको नोटिफाई करके बतला देंगे। ठीक है बच्चा? तो चल रहे हैं बोर्ड पे। तो बच्चा, ये है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। बच्चा लोग, आप लोग जानते होंगे कि जो सब्सटेंस है या फिर हम लोग एलिमेंट की बात करें तो हम लोग के नेचर में इसको क्लासीफाई 3 पार्ट में करते हैं। एलिमेंट को हम लोग 3 भाग में करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग मेटल, दूसरे को कहते हैं नॉन मेटल, या इसको हम लोग कहते हैं सेमी मेटल, और अगले को कहते हैं नॉन मेटल, और अगला को कहते हैं सेमी मेटल, जिसको हम लोग नाम देंगे मेटलॉइड। सेमी मेटल और मेटलॉइड मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे नेचर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसको उसके कैरेक्टर्स के आधार पे उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं 3 भाग में। एक को मेटल कहेंगे, दूसरे को नॉन मेटल कहेंगे और तीसरे को सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड्स कहते हैं। शायद आप जानते होंगे, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा होगा, तो थोड़ी सी यहाँ पे हम आपको बतला दें। बच्चा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3 सेक्शंस है, जिसको एक कहते हैं फिजिकल, दूसरे को कहते हैं ऑर्गेनिक और थर्ड को कहते हैं इनऑर्गेनिक। आप जानते होंगे कि इनऑर्गेनिक वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्शंस, मेटलर्जिकल प्रोसेस और मेटल्स, नॉन मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है? इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा यदि पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है उसको मेटल और नॉन मेटल पढ़ने में बहुत परेशानियां होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं द पीरियोडिक टेबल इज बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको थोड़ी सी हम मेटल और नॉन मेटल पढ़ाते पढ़ाते पीरियोडिक टेबल को भी हम आपको नोटिफाई करेंगे। तो बच्चा, आप लोग जानते होंगे पीरियोडिक टेबल्स को, तो पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे। तो पीरियोडिक टेबल इस ढंग से पाए जाते हैं, इस ढंग से बनाए गए हैं, जो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया, जिसमें कि फाइनली नील्स बोर्स ने बनाया। वो बहुत अच्छा रहा, जिसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। आप इसे जानते होंगे, दिस वन इज एस ब्लॉक, दिस वन इज पी ब्लॉक, दिस वन इज डी ब्लॉक, और नीचे में जो ब्लॉक होता है उसे हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब जरा देखो, ये जो एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में है, मतलब जो एस ब्लॉक होता है वो किधर होता है? लेफ्ट साइड में। पी ब्लॉक किधर होता है? राइट साइड में। डी ब्लॉक कहाँ पे होता है? बीच में होता है, और एफ ब्लॉक भी इसी के समकक्ष में होता है। तो ए ब्लॉक ऐसा है, बी ब्लॉक ऐसा है जिसका कैरेक्टर, जिसका लक्षण इससे भी मिलता होगा और फिर इससे भी मिलता होगा। ठीक है? तो इस ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रूप में जानते हैं। डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट का होता है, जिसमें कि एस का भी कैरेक्टर होता है और फिर पी का भी कैरेक्टर होता है। और ट्रांजिशन के पहले वाले को कहते हैं प्री ट्रांजिशन। इसका मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट प्री ट्रांजिशन में चले जाते हैं और पी ब्लॉक पोस्ट ट्रांजिशन में चले जाते हैं, और इन दोनों ट्रांजिशन में आते हैं। तो देखे होंगे इस ब्लॉक में, यदि यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फिर क्या है? फ्रांसियम है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और फिर क्या है? रेडियम है। A1A कहलाता है और इसको हम लोग कहते हैं 2A। मतलब हम कह सकते हैं कि इस ब्लॉक का अमूमन एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कैसा होता है? बेंगालिक नेचर्स का होता है, मेटल है, एक्सेप्ट इसका हाइड्रोजन्स को छोड़ करके। हाइड्रोजन से गैसेस एलिमेंट है। आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन्स को यदि हम लोग क्लासीफाई करें तो देखते हैं हाइड्रोजन H1, सेकेंड हाइड्रोजन H12, थर्ड वन H3।
मतलब इसको हम लोग कहते हैं प्रोटियम, दिस वन इज ड्यूट्रियम एंड इसको कहते हैं ट्रीसियम। इसके एबंडेंस बहुत ज़्यादा है, इसके एबंडेंस 0.015 के % करीब है, इसका बहुत कम होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन्स का एक 3 फॉर्म होता है और इन सारे फॉर्म्स को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि आइसोटोप भी एक कुछ अलग सी बातें होती होगी। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हम लोगों के पास प्रेजेंट है उसका अलग अलग एटॉमिक वेट है, मास एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन वेट डिफरेंट होते हैं। तो उसी के आधार पर उसको हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं कि भाई ये सब आइसोटोप होगा। जैसे हम लोग हाइड्रोजन्स को कहें कि भाई इसका 3 आइसोटोप हुआ, कार्बन को हम लोग कहें तो इसका 2 आइसोटोप हुआ, 612 और 614। उसी प्रकार से सल्फर को देखते हैं तो इसका भी 2 आइसोटोप, सल्फर 16, सल्फर 30 और सल्फर 16 32 एंड सल्फर 16 31 जिसमें मोस्ट एबंडेंट एक होता है। उसी प्रकार से हम लोगों के पास ऑक्सीजन्स का भी आइसोटोपिक फॉर्म होता है, ऑक्सीजन 18 एंड ऑक्सीजन 8 16। उसी प्रकार से नाइट्रोजन्स का होता है। मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका कि वेट डिफरेंट होता है और जिसका वेट डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होता है, उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या तो मेटल हो या तो नॉन मेटल हो, उसका अपना आइसोटोपिक फॉर्म्स होता है। ये जो 1A का एलिमेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक का एलिमेंट है और अल्कली एलिमेंट कहते हैं, और इसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम्स वगैरह होते हैं। यदि इसको हम देखें तो इन सबों के पास लिथियम है तो 3, इसका मतलब लिख सकते हैं 2 1। द 1 रिप्रेजेंट देयर वैलेंसीज, या सोडियम, यहाँ पे सोडियम्स को हम देखें तो 2 8 1, इसके पास भी 1 होता है। पोटेशियम्स को देखें तो 2 8 8 1, मतलब हम कह सकते हैं कि सभी के पास बाहर में 1 होता है, इसलिए इसको हम लोग 1A ग्रुप का एलिमेंट्स कहते हैं और इसकी वैलेंसीज 1 होती है। तो 1 होने की वजह से यदि यह जरा देखोगे इसको देखोगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यदि इसको देखें हम लोग, इसको देखें तो हम पाएंगे कि X के साथ, X मीन्स हैलोजन, हैलोजन मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर क्या, आयोडीन। यदि इन सब के साथ इसको कॉम्बिनेशन से देखोगे तो बनाता है HCl, लिथियम के साथ बनाएगा LiCl, इसके साथ बनाएगा NaCl। मतलब हम कह सकते हैं कि 1A ग्रुप का एलिमेंट्स यदि हैलोजन्स के साथ कंबाइन करते हैं तो इसका जो कंपाउंड बन करके तैयार होता है वो होता है MCl, या Cl की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम लोग लिख सकते हैं MX। मतलब हम कह सकते हैं कि 1A का जो हैलोजन्स का कंपाउंड होता है वो MX होता है। M तो हो गया ये सब और X हो गया हैलोजन्स हो गया। उसी प्रकार से यदि हम इसकी बात करें तो 2 2 2 8 2 2 8 8 2 दिस रिप्रेजेंट देयर वैलेंसीज। मतलब हम कह सकते हैं कि 2A ग्रुप का वैलेंसीज 2 होता है और यदि वो हैलोजन्स के साथ कंबाइन करेंगे तो 2 हैलोजन्स को रखेगा। इसका मतलब होगा BeCl2 MgCl2 CaCl2। इसका मतलब इन सबों का जो कंपाउंड बन करके मेरे पास तैयार होगा वो होगा MX2 करके कंप्लीट होगा। बच्चा हम कह दें इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें इन सब काफ़ी एक्टिव एलिमेंट होता है, इन सब की रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है और जिसकी रिएक्टिविटी बहुत अधिक होता है और सिंपल मेथड से हम लोग इसको मतलब कार्बन से इसको रिड्यूस करके ऑब्टेन नहीं कर सकते। जब भी इसका ऑब्टेनिंग होगा, जब भी इसको हम लोग प्राप्त करते हैं तो इस मेथड से प्राप्त करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। मतलब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से इन सबों को प्राप्त करेंगे। 1A का होगा या तो फिर 2A का एलिमेंट होगा, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट जरा देख लो, इसको हम लोग देखते हैं। 1A का एलिमेंट मेटल्स है और केवल हाइड्रोजन्स को छोड़ करके ये हैलोजन्स के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन्स के साथ कंबाइन करता है। चाल्कोजेन ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं इन सब के साथ वो कंबाइन करता है। तो यदि हम लोग देखें 1A का तो ए सोडियम, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फिर क्या हो गया, फ्रांसियम। इसकी वैलेंसीज 1 है और ऑक्सीजन्स के साथ वो कंबाइन करेगा तो ए ऑक्साइड बनाएगा, तो इसकी वैलेंसीज 2 है, ए 2 और इन सब का 1। तो इक्वल करने के लिए इसको तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये जब भी बनाएगा तो क्या बनाएगा, H2O, Li2O, Na2O, K2O, इस प्रकार से ये सब ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, अब ऑक्साइड भी देखोगे इसका तो ये ऑक्साइड जो होगा, ऑक्साइड इसका 2 प्रकार के होगा। सिंपल ऑक्साइड,
सिंपल ऑक्साइड बनाएगा, और एक बनाएगा पेरोक्साइड बनेगा। अब पेरोक्साइड क्या होता है, तो वैसा कंपाउंड, वैसा ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल लिंकेज पाई जाए, तो उसको हम लोग पेरोक्साइड कहते हैं। जैसे जरा देखो ना इसको, ओ इधर इधर Na, तो ए होगा सोडियम का पेरोक्साइड, Na2O2 सोडियम का पेरोक्साइड हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 1A का एलिमेंट ऑक्साइड भी बनाते हैं और फिर पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है, लेकिन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ से ज़्यादा होता है, ऊपर वाले पेरोक्साइड का फॉर्मेशन से कम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जरा देखोगे 2A की बात कर ले हम लोग, सेकेंड ए मेटालिक एलिमेंट्स की हम बात करें तो सेकेंड ए का वैलेंसी 2 है, वो भी अपना ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे जरा देख लीजिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और फिर क्या रेडियम, इन सबों के वैलेंसीज 2 है। और ये जब भी ऑक्सीजन वगैरह के साथ करेगा, इसकी भी वैलेंसीज 2 है, तो दोनों इक्वलाइज हो गया, और इक्वलाइज होकर के फिर वहाँ पे जो सब्सटेंस बनाएगा वो बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, ठीक है, बेरियम का ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड है ऊपर में, और रेडियम का ऑक्साइड वगैरह बनाता है। इसका मतलब इन सब का जो ऑक्साइड बनेगा वो MO टाइप का होगा। और यदि हैलोजेंस की बात करें तो इसकी वैलेंसी 2, हैलोजेंस की वैलेंसी 1, तो इसको हम लोगों को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इन सब का जो हैलोजेंस बनेगा वो BeCl2, मतलब इन सब का जो हैलोजेंस होगा वो MX किस प्रकार का होगा, 2 होगा। मतलब इन सब का जो हैलाइड बनेगा वो MX2 टाइप का होगा, हैलोजेंस नहीं, हैलाइड जो बनेगा वो MX2 टाइप का होगा। तो 1A का हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं, क्या कहोगे इसको, शॉर्ट में हम लोग कहेंगे 1A ऑक्साइड बनाया। कैसा ऑक्साइड बनाया बच्चे लोग, 1A का ऑक्साइड MO बनाया, M2O बनाया। 2A का ऑक्साइड जो बना वो कैसा बना बच्चा, MO बनाया। 1A का हैलाइड जो बना वो कैसा बना बच्चा, MX बनाया, MX बनाया। 2A का जो हैलाइड बनेगा वो कैसा बनेगा, MX2 बनेगा। इसी प्रकार से नाइट्राइड को हम लोग देख लेंगे, उसी प्रकार से सल्फाइड का देख लेंगे, उसी प्रकार से फॉस्फाइड का देख लेंगे। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर वैलेंसीज, उसके वैलेंसीज पर डिपेंड करेगा। क्लियर। अब जरा देखो, शायद तुम लोग जानते होगे, पीरियोडिक टेबल पढ़े होगे कि P ब्लॉक है, P ब्लॉक, तो P ब्लॉक ऐसा होता है बच्चा, P ब्लॉक ऐसे होते हैं, देख लीजिए। P ब्लॉक में यहाँ पे बोरोन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नहीं नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, और फिर यहाँ पे नियोन होता है, इस जगह पे हीलियम होता है, इस जगह पे हीलियम होता है। ठीक है, तो बोरोन है, फिर अल्मुनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है, फिर क्या होता है, थैलियम होता है, ऐसा है। ठीक है, इसमें ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें कौन कौन होगा, मेटल भी पाया जाएगा। ये ऐसा ब्लॉक होगा जिसमें क्या मिलेगा, नॉन मेटल भी मिलता है। ये ऐसा ब्लॉक होगा जिसमें कैसा होगा, सेमी मेटल भी होता है। मतलब P ब्लॉक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें सारे के सारे मिलते हैं। D ब्लॉक ऐसे होते हैं जिसमें क्या टोटल क्या मिलता है, 100% टोटल मेटल। S ब्लॉक क्या मिलेगा, मेटल, एक्सेप्ट किसको, हाइड्रोजन को छोड़ करके। F ब्लॉक क्या है, मेटल, पूरी की पूरी 100% मेटल है। ठीक है, और P ब्लॉक मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल, तीनों के तीनों होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि P ब्लॉक ऐसा ब्लॉक होता है जो तीनों की कैरेक्टर्स को परसीव किए हुए रहता है, रखे हुए रहता है। क्लियर। अब जरा देखिए, पीरियोडिक टेबल में देखा होगा तो यहाँ पे S ब्लॉक है, यहाँ पे D ब्लॉक है, यहाँ पे P ब्लॉक है। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होता है, डोनर है। ठीक है, ये इसमें खींचने वाला भिखमंगा टाइप का होता है, ये रिसीवर है, और इसमें दोनों की कैरेक्टर है, बोथ कैरेक्टर है, दान भी दे सकता है या फिर विड्रॉ भी कर सकता है। तो अब देखा गया कि मेटल्स को हम लोग देखते हैं, हम लोग पाते हैं, तो कहते क्या कहते हैं उसको, मेटल्स को देखेंगे तो हम लोग कहेंगे इसके पास 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज है, 2 प्रकार की गुण है। ठीक है, एक गुण को हम लोग कहेंगे, 2 प्रकार की गुण है, एक गुण को हम लोग कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल और दूसरे को कह देंगे हम लोग कौन सा, केमिकल। मतलब हम कह सकते हैं कि मेटल के पास से दो प्रकार के प्रॉपर्टीज है, मेटल के पास अपना प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में, और दूसरे को कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में। तो शायद आप जानते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक होता है कि ये क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन होता है। मतलब देखोगे यदि सोडियम को देखोगे तो सोडियम का एटम Na, सोडियम का यहाँ होगा, सोडियम का यहाँ होगा, सोडियम का यहाँ होगा, सोडियम का यहाँ होगा, ऐसे से कहने का मतलब हमसे वो तो अच्छा नहीं बना। यहाँ पर जरा देख लो, ऐसे सोडियम का सब एटम, यदि सोडियम मेटल को टुकड़ा को रखें तो सोडियम का एटम इस ढंग से सब सजा हुआ होगा, रेगुलरली वे में सजा हुआ होता है, क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन होने की वजह से ये यहाँ एक कम्पैक्ट होगा, ये हार्ड होगा। और जो नॉन मेटल होता है वो ऐसे होते हैं बच्चा, तेरे देख लोगे ऐसे 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 इस ढंग से ऐसे ऐसे जैसे तैसे प्रेजेंट होता है, इस ढंग से ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है। मतलब ये एमोर्फस होता है, एमोर्फस होता है, और एक ऐसा होता है क्रिस्टलाइन होता है। तो आप इसको देखोगे कि एक क्रिस्टलाइन होता है, हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन होता है, और फिर कैसा होता है, हार्ड होता है, और कैसे होते हैं, सॉलिड। एक्सेप्ट कौन सा होता है बच्चा, एक्सेप्ट कौन सा है, Hg, जो कि लिक्विड है और हम लोग के नेचर्स में रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है, कितनी होती है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के करीब करीब में इसकी डेंसिटी होती है। ठीक है। सेकेंड, इसमें एक प्रॉपर्टीज होता है जिसको कहते हैं मैलिएबल। मैलिएबल पकड़ के पीटते हैं तो पत्थर की तरह हो जाता है, मैलिएबल प्रॉपर्टीज कहलाता है। तीसरा जो प्रॉपर्टीज होता है वो डक्टाइल होता है, डक्टाइल जिसको तन्यता कहते हैं। पीटने से वो पतला वायर की तरह, 1 ग्राम सोना को पीटोगे तो 2 किलोमीटर उसका वायर बनेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डक्टाइल प्रॉपर्टीज को शो करता है। फोर्थ में ये सोनोरस होता है, सोनोरस होता है, मतलब पीटने पर वो पतला सुरीला आवाज़ देता है, मेटल्स का ही ये कैरेक्टर्स होता है। अब देखो ना, इसी को पीटोगे तो इसका आवाज़ उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन घंटी को पीटते हैं तो बहुत सुंदर आवाज़ देता है, तो सोनोरस प्रॉपर्टीज कहलाती है। एंड फिफ्थ, वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या होता है, गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि मेटल्स में ये सब कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। नॉन मेटल में वो हार्ड होता है, वो हार्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नॉन मेटल में वो गैस के फॉर्म में हो सकता है, मतलब कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन उसमें सोनरस प्रॉपर्टीज नहीं होगा, डक्टाइल प्रॉपर्टीज नहीं होगा, क्रिस्टलाइन बहुत कम होगा, इसके साथ साथ उसमें मैलिएबल प्रॉपर्टीज नहीं होगा। इन सारे प्रॉपर्टीज उसमें नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है कि भाई मेटल्स में एक अलग से एक विचित्र प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है तो वो इलेक्ट्रॉन के आधार पे प्रॉपर्टीज होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें ये इलेक्ट्रॉन दान देने की कैरेक्टर्स होती है, और इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर्स के होते हैं। ठीक है। और नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन्स इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया और यहाँ पे -n को नोटिफाई किया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। मेटल्स जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। ये देखा गया कि एस ब्लॉक का एलिमेंट में डोनेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद फिर डी ब्लॉक का होता है, उसके बाद फिर पी ब्लॉक का होता है। मतलब हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा यदि डोनर कैपेसिटी, यदि मेटालिक गुण सबसे अच्छा मिलता है तो एस ब्लॉक का मिलता है। तो हम लोग मेटल्स को उसके डोनेशन कैपेसिटी मेटालिक नेचर्स के आधार पर अरेंज करते हैं, तो हम पाते हैं कि पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, उसके बाद एसएन हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया। ये सब एक सीरीज हम लोग को प्राप्त होता है। इस सीरीज को हम लोग कहते हैं इस सीरीज को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और इस सीरीज के आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव पोटासियम होगा, मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव कैल्शियम होगा। जैसे एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे दिखला दे, यहाँ पे हम लिखे Zn + CuSO4, यहाँ पे CuSO4। यदि हम लोग इसको देखें तो SO4 की वैलेंसीज -2 होता है, इसका +2 होते हैं।
तो यहाँ पे जिंक ऊपर है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, इस सल्फेट को हटा देगा, सल्फेट के साथ वो कंबाइन कर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसको लिबरेट आउट कर देगा, हटा देगा, और लिबरेट आउट कर करके उसको अलग कर देगा और अपने कंबाइन कर देगा, ZnSO4 को वो बना देगा। उस प्रकार से जरा देखो ना, हम यहाँ पे बनाते हैं MnO2 और प्लस अल्मीनियम। जरा देख लो, Mn का तो यहाँ पे नाम भी नहीं है जी, अल्मीनियम के साथ इसको गर्म करोगे तुरंत इसका ऑक्सीजन को रिसीव करेगा और यहाँ पे ये बना देगा Al2O, फिर बैलेंस करना पड़ता है और फिर यहाँ पे Mn को लिबरेट आउट कर देगा। एक आप और एग्जांपल से जरा देखना ना, AgCl प्लस Na, यहाँ पे कंबाइन करोगे तो यहाँ पर तुरंत बन जाएगा NaCl प्लस Ag, क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसको देख करके हम लोग बता देंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। नेक्स्ट जरा देख लीजिए, यदि हम लोग देखें नॉन की बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें, तो हम पाते हैं कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो गैसेस फॉर्म में लगभग 11 एलिमेंट गैसेस फॉर्म में होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेगन, ये सब गैसेस फॉर्म में एलिमेंट होता है और ये सब किस ढंग के होता है, नॉन मेटालिक नेचर्स के होते हैं। नाइट्रोजन का जितना भी फैमिली है या नाइट्रोजन का जो भी नॉन मेटल्स इसमें आते हैं, वो इसकी वैलेंसीज कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 वो वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। नॉन मेटल कैसा होगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, विड्रॉइंग नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विद्युत ऋणात्मक नेचर्स का होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर्स का होता है। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को खींचता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। उसी प्रकार से यदि देखोगे तो ऑक्सीजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। हेलोजन्स की बात करें, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स की बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। और जब हम लोग नोबेल गैस की बात करेंगे तो न इलेक्ट्रॉन को खींचता है, न ही देने का कोशिश करता है, मतलब हम कह सकते हैं इसकी वैलेंसीज कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर है, बहुत अच्छा। अब जरा देखोगे इसको, एक टर्म आप लोग को पढ़ना है जिसको कहता है ऑक्साइड। ऑक्साइड 3 प्रकार के होते हैं बच्चे लोग, ऑक्साइड 3 प्रकार के होते हैं। एक का कहा जाता है, नाम देते हैं एसिडिक ऑक्साइड, दूसरे को कहते हैं हम लोग बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, और तीसरे को कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। मतलब अम्लीय ऑक्साइड हो गया, बेसिक ऑक्साइड हो गया, क्षारीय ऑक्साइड हो गया और फिर उदासीन का ऑक्साइड हो गया। जितना भी नॉन मेटल्स हैं उसका जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर्स का। जितना भी मेटल्स होते हैं इसका जो भी ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर्स का होता है। और ये स्पेशल केसेज है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, N2O हो गया, ये सब किस ढंग के होते हैं, न्यूट्रल नेचर्स के होते हैं, ठीक है। जरा देख लो, जैसे कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO होता है, N2O होता है, N2O3 होता है, N2O4 होता है, N2O5 होता है, ये सब इसका ऑक्साइड होता है। सल्फर का ऑक्साइड SO2 होता है, SO3 होता है, ठीक है। फास्फोरस का ऑक्साइड P2O3 होता है, P2O5 होता है, ये सब इसके ऑक्साइड होता है। जब इन सब को वाटर के साथ, पानी के साथ हम लोग क्रिएट करते हैं H2OCO2, जरा देखोगे यहाँ पर एक सब्सटेंस बनेगा जिसको कहते हैं H2CO3, जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। बहुत एक्टिव एसिड है, हम लोग के फेफड़े के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा मदद करता है, इतना ज़्यादा मदद करता है कि इसके जैसा फास्ट एसिड नहीं रहते हैं हम लोग के बॉडी में। उसके बाद जरा देख लो, SO3 प्लस H2O यहाँ पर बनाता है H2SO4, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से हम फाइनली कह सकते हैं कि इन सब का ऑक्साइड कैसा नेचर का होगा, एसिडिक, क्योंकि H2 में डालने के बाद वो एसिड का फॉर्मेशन करता है। बेसिक ऑक्साइड जरा देख लो, बेसिक ऑक्साइड की बात करेंगे तो जैसे जरा देखो Na2O हो गया, K2O हो गया, MgO हो गया, CaO हो गया, अल्मीनियम का ऑक्साइड हो गया, ये सब बेसिक नेचर्स का है। जैसे एज फॉर एग्जांपल Na2O व्हेन एडेड इन वाटर, जब इसको पानी में डालते हैं तो बनाता है NaOH, या इस ढंग से यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। बैलेंस करना आपका काम है, आप बैलेंस कर लोगे। CaO प्लस H2O बनाता है CaOH का होल 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन सब का ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर्स का होता है। इसमें हम लोग ब्लू लिटमस को डालेंगे, रेड लिटमस को डालेंगे तो ब्लू कर देगा, ब्लू को डालोगे तो कोई चेंज नहीं करेगा। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है एसिडिक होता है, मेटल्स का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर्स के होते हैं।
क्लियर। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब न्यूट्रल है, दोनों के साथ वो कंबाइन करता है। इसके साथ साथ जरा देखोगे, इसको भी जरा देखोगे, जिंक का ऑक्साइड ये भी न्यूट्रल, वैसा कुछ ऐसे जो न्यूट्रल होते हैं वो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शंस करता है, बेस के साथ भी रिएक्शंस करता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग कहते हैं, इसका नाम देते हैं एम्फोटेरिक, उसका नाम देते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस, उभयधर्मी पदार्थ, वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस नाम देते हैं। जैसे जिंक का ऑक्साइड हो गया, फिर एल्युमिनियम का हो गया, ये सब एम्फोटेरिक नेचर्स के होते हैं। इन सारे जरा देख लो, इसको हम जैसे इसको दिखा दें, Al2O3, इसको हम लोग H2O HCl कोई एसिड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो बनाता है AlCl3 प्लस से यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे एसिड, इसका मतलब एसिड के साथ और रिएक्शंस किया, ठीक है। Al2O3 को हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो NaAlO2 बनाता है और फिर H2O का फॉर्मेशन करता है। मतलब यहाँ इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, वो एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार से जिंक का भी देखोगे तो सोडियम जिंकेट वगैरह बनाता है। जिंक पोलराइजेशन Cl2 का फॉर्मेशन करता है। तो वैसा अब कुछ क्वेश्चन आएगा, उभयधर्मी पदार्थ क्या है? तो वैसा पदार्थ जो एसिड के साथ भी रिएक्शंस करता हो, बेस के साथ भी रिएक्शंस करता हो, तो उसको हम लोग उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। जैसे Al2O3, जैसे क्या कहोगे Al2O3 ZnO को देखो ना, यदि बोलोगे तो रिएक्शंस नहीं कर सकते हो। ZnO प्लस HCl बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2O, इस ढंग से बनेगा। ZnO प्लस NaOH, Na2 ZnO4, सोडियम जिंकेट करके बनता है और फिर यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि ये एसिड के साथ भी रिएक्शंस करता है, बेस के साथ भी रिएक्शंस करता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इसको। अब देखो यहाँ पे देखा गया कि सबस्टांस जो है, सबस्टांस हम लोग के नेचर में जो सबस्टांस पाए जाते हैं उसका कुछ न कुछ वो हम लोग के नेचर्स में 100% प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते। मतलब सबस्टांस को देखोगे तो हम लोगों के नेचर्स में वो कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। कुछ ही ऐसे सबस्टांस होते हैं जो फ्री फॉर्म में होते हैं, जैसे Ag हो गया, Au हुआ, प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, ये सब नोबल फॉर्म में होता है, फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। बाकी जितने भी है वो कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं। तो वैसा यौगिक, वैसा सबस्टांस, वैसा पदार्थ जिसको ज़मीन से खन करके निकाला जाए, जिससे हम लोग को कोई यूजफुल पदार्थ की प्राप्ति हो, उसको हम लोग खनिज कहते हैं। और वैसा खनिज जिससे हम लोगों को धातु की प्राप्ति होता है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं, ओर कहते हैं। और जो ओर होता है वो हो सकता है ऑक्साइड हो, मतलब वैसा ओर जिसमें ऑक्सीजन इम्प्योरिटीज़ के रूप में हो, वैसा ओर जिसमें सल्फर इम्प्योरिटीज़ के रूप में हो, वैसा और जिसमें हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अरे जैसे देखो ना AgCl, इसमें हैलोजन इम्प्योरिटीज़ के रूप में है कि नहीं। हैलाइड और है, हैलाइड और नाम देते हैं। वैसा और जिसमें सल्फर इम्प्योरिटीज़ के रूप में हो उसको हम लोग सल्फाइड और कहते हैं। वैसा और जिसमें नाइट्रोजन इम्प्योरिटीज़ के रूप में हो, नाइट्राइड, जिसमें फास्फोरस इम्प्योरिटीज़ के रूप में हो उसको फास्फाइड कहते हैं। मतलब और भी डिफरेंट टाइप्स का होता है जिससे हम लोग को मेटल्स आसानी से असस्ता रूप में प्राप्त होता है, उसको हम लोग और कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो कोई पूछेगा कि अयस्क किसको कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे हम लोग को मेटल आसानी से असस्ता रूप से प्राप्त होता हो तो उसको हम लोग और कहते हैं, ठीक है। तो इस अब मेटल को जो प्राप्त करते हैं, जिस मेथड से हम लोग मेटल प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी जिसको हम लोग कहते हैं धातु कर्म, धातु कर्म कहते हैं। वैसा विधि जिससे हम लोग मेटल को प्राप्त करते हैं उसको हम लोग धातु कर्म कहते हैं। और आप जानते होंगे कि धातु कर्म यदि हम लोग पानी से उसको शुद्ध करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी पानी वाले मेटलर्जी है, पानी वाले धातु कर्म है। यदि हम लोग केमिकल से साफ, यदि हम लोग हीट करके साफ करें तो उसको कहते हैं पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी यदि हम लोग केमिकल से हम लोग मेटल्स को प्राप्त करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं केमोमेटलर्जी। और यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से प्राप्त करते हैं तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी।
तो मतलब हम कह सकते हैं कि मेटलर्जी है क्या, धातु कर्म क्या है। तो वैसा विधि जिसमें हम लोग मेटल्स को प्राप्त करते हैं, अयस्क से अशुद्धि को हटा करके मेटल को प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग धातु कर्म कहते हैं। और धातु कर्म पानी के द्वारा हो सकता है तो उसको हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं। गर्म करके यदि हम लोग मेटल्स को प्राप्त करेंगे तो उसको हम लोग पायरोमेटलर्जी कहते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट से करते हैं तो उसको हम लोग केमोमेटलर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमेटलर्जी नाम देते हैं। जरा देख लो, एक हम लोग शायद तुम लोग जानते हो कि फेन उत्प्लावन विधि, खास करके फेन उत्प्लावन विधि वैसा ओर के लिए होता है जो जिसमें सल्फर इम्प्योरिटीज़ के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई है, मान लीजिए कि यहाँ पे कॉपर Cu2S कॉपर सल्फाइड का ओर है, एक Cu2S है, Cu2S है, Cu2S है, साफ दिखाई दे रहा होगा, Cu2S है, और इसके बीच में यहाँ पे सल्फर है। तो इसको हटाने के लिए जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन विधि, प्रोसेस जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं फेन उत्प्लावन विधि। इसमें क्या करते हैं, हम लोग ओर को चूर देते हैं, पाउडर के फॉर्म में पानी से धो लिया, फिर इसको चूर दिए। चूरने के बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक टैंक होता है, टंकी होता है, इसमें हम लोग पाइन ऑयल को डालते हैं और जैंथेन एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग डालते हैं, जिससे और हवा की झोंका पास करते हैं, झाग उत्पन्न होता है। और इस चूर को इसमें डालते हैं, जैसा ही डालेंगे तो Cu2S ऊपर चलाता है, झाग के साथ ऊपर चलाया। कौन ऊपर चलाया? Cu2S जो अयस्क है वो ऊपर चलाता है, और जो सल्फर वगैरह है, मिट्टी का कण है, बालू का कण है, धूल कण है, वो कहाँ पर बैठ जाएगा? नीचे बैठ जाता है। मतलब गंदगी नीचे बैठ गया और कहाँ पे चलाया? ऊपर चलाया। इसको कट करता है, ऐसे करके काटे और ऐसे प्लेन ऐसा बर्तन होता है, इसमें यहाँ पे ला करके रख देते हैं। ठीक है, झाग को यहाँ पे रख दिए और ऊपर से हल्का हल्का फ्रोथ के रूप में हल्का हल्का एकदम झरने के जैसा पानी देते हैं, सब फ्रोथ बाहर चला जाता है और मेरा प्योर मतलब शुद्ध Cu2S प्राप्त हो जाता है। इस विधि को हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन से प्रोसेस करते हैं। ठीक है, फिर एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, जिसमें हम लोग चुंबक से उसके अशुद्धि को अलग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे व्हील होते हैं, एक व्हील ऐसे करके व्हील होता है, एक नॉन मैग्नेटिक होता है और एक मैग्नेटिक होता है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे लोहा है, लोहा में बहुत सारे टीन है, उसके साथ मैंगनीज है, बहुत स्कैंडियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, बहुत सारे ऐसे सब पदार्थ है जो अचुंबकीय है, चुंबकीय नहीं है। तो पहले लोहा के ओर को चूर दिए, तो ऐसे पाउडर के फॉर्म में हो गया। इस पाउडर के फॉर्म को इसमें हम लोग डालते हैं, और ये वाला है नॉन मैग्नेटिक अचुंबकीय, ये है मैग्नेटिक चुंबकीय। अब इसमें जैसे ही डाले ये घूमेगा तो सारा ओर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और नीचे गिरेगा। तो लोहा वगैरह चुंबक से चिपकता है, तो यहाँ पर सब लोहा का जो अयस्क है इस जगह पे जमा हो जाएगा, और इधर से कस के हवा का झोंका पास करेंगे तो सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज, जिंक, ये सब कहाँ प्रेजेंट होगा? इधर प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे लोहा मेन के रूप में प्राप्त हो गया, अशुद्धि इधर चला गया। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन विधि, जिसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। शायद आप लोग इसको जानते होंगे। एक नेक्स्ट है पायरोमेटलर्जी। पायरो मतलब वैसा मेटलर्जी जिसमें हम लोग हीट गर्म करके मेटल्स को प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग पायरोमेटलर्जी कहते हैं। और पायरोमेटलर्जी का दो मेथड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं हम लोग रोस्टिंग, और एक को कहते हैं हम लोग कैल्सिनेशन। रोस्टिंग है और कैल्सिनेशन से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओर है, ओर को हम लोग हवा के एक्सेस अमाउंट में गर्म करते हैं। ओर को एक्सेस अमाउंट ऑक्सीजन में हम लोग गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि ओर पिघले नहीं, गर्म करते हैं जिससे कि उसका जितना भी कार्बन का पार्टिकल है, सल्फर का पार्टिकल है, आर्सेनिक का पार्टिकल है, फास्फोरस का पार्टिकल है, वो सब जल वल के ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कार्बन है तो ये जल करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में। सल्फर है तो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा? SO2 के फॉर्म में। आर्सेनिक है तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? AS2O3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फास्फोरस है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? P2O5 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और मेरा ओर हल्का हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। खास करके इसको हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस में करने का कोशिश करते हैं, और जिससे हम लोग का ओर का पानी खत्म हो जाता है, बहुत सारे अशुद्धियाँ वाष्प बन करके निकल जाती है, ओर हल्का हो जाता है, और फिर इसको नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग ले जाते हैं। तो कोई पूछेगा जारन क्या है? तो वैसा विधि जिसमें अयस्क को हम लोग हवा की अत्यधिक मात्रा में रिवर्बरेटरी फर्नेस में गर्म करते हैं, जिससे उसकी अशुद्धियाँ
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो वोलेटाइल सब्सटेंस वाष्पशील पदार्थ के रूप में वो बाहर चले जाते हैं, मेरा ओर हल्का हो जाता है, उसमें नमी खत्म हो जाती है और फिर अगला धातुकर्म प्रोसेस के लिए हम लोग उसको ले जाते हैं। तो इस विधि को हम लोग नाम क्या देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं रोस्टिंग। ठीक है, एक और प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशंस। कैल्सिनेशंस में खास करके हम लोग क्या करते हैं, ओर को खास करके कार्बोनेट ओर वगैरह होते हैं, उन सारे ओर को हम लोग लेते हैं, हवा की कम मात्रा में इसको गर्म करते हैं। यह डिकम्पोजिशंस का प्रोसेस है, ऑक्सीडेशंस नहीं, डिकम्पोजिशंस का प्रोसेस है। एक ओर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, बहुत सारे जो वोलेटाइल उड़नशील पदार्थ है वो बाहर चले जाते हैं और मेरा ओर हल्का हो जाता है। तो इस विधि को हम लोग कैल्सिनेशंस कहते हैं। मतलब पूछेगा कैल्सिनेशंस क्या है, तो आप बोलोगे वैसा विधि जिसमें हम लोग ओर को, कार्बोनेट ओर को, कुछ सल्फाइड ओर को हवा की कम मात्रा या तो हवा की अनुपस्थिति में रिवर्बरेटरी फर्नेस में गर्म करते हैं। गर्म करने से वाष्पशील पदार्थ वो बाहर चले जाते हैं, मेरा ओर हल्का हो जाता है, जो घना ओर है वो छोटे छोटे भाग में टूट जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट धातुकर्म प्रोसेस, अगला धातुकर्म की प्रक्रिया में उसको हम लोग उपयोग करते हैं। इस विधि को हम लोग नाम देते हैं कैल्सिनेशंस। तो आपका ये कैल्सिनेशंस का प्रोसेस हो गया। कैल्सिनेशंस इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक आपको क्वेश्चंस होता है कि हम लोग लोहा की टंकी, जब हम लोग गर्म टंकी बनाते हैं तो लोहा की टैंक नहीं बनाते, हम लोग कॉपर की टैंक क्यों बनाते हैं, जो अमूमन आप लोगों को चांसेस हो सकता है कि आ सकता है। तो आप जान जाओ कि आयरन H2O के साथ कंबाइन नहीं करता है, ठंडा H2O के साथ कंबाइन नहीं करता है, गर्म H2O के साथ कंबाइन नहीं करता है, लेकिन आयरन जो होगा H2O स्टीम मतलब वो गैस के साथ कंबाइन करके Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस को देता है। इसका मतलब कि जो भी लोहे की टंकी होगी वो धीरे धीरे करके सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, जंग लग जाएगा और मेरा टंकी बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से गर्म पानी के लिए लोहा की टंकी का उपयोग नहीं करते हैं, ठंडा पानी के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉपर की टंकी यदि होगा तो H2O सॉलिड हो, H2O गैस हो, H2O लिक्विड हो, देयर आर नो रिएक्शन इज फाउंड। कॉपर की टंकी के साथ, कॉपर की जो बर्तन होगा या टंकी होगा उसके साथ रिएक्शंस नहीं होता है, इसी वजह से हम लोग गर्म पानी का टंकी कॉपर का बनाते हैं। ठीक है बच्चा, आप लोग के लिए ये ठीक है। एक और बात होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं कि सोना है, तो सोना को हम लोग किस रूप में बोलते हैं, किस रूप में हम लोग बतलाते हैं। तो बच्चा लोग हम आपको बता दें कि हम लोग के नेचर्स में जो सोना होता है वो 100% फॉर्म में तो बहुत रेयरली पाए जाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती है, लेकिन सोना ऐसा है जो नोबेल फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो नर्म सोना 100% सोना मुलायम होता है, उसका हम लोग गहना नहीं बना सकते। थोड़ा सा ऐसे यदि कंगन है तो हल्का सा दबाव पड़ेगा तो मुड़ जाएगा, तो उसको थोड़ा कड़ा बनाने के लिए हम लोग उसमें सब्सटेंस, बाहरी मेटल्स को मिलाते हैं, बाहरी पदार्थ को मिलाते हैं और मिला करके उसका एलॉय बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। तो कहा जाता है 24 कैरेट जो 100% होता है उसको हम लोग कैरेट के नाम से जानते हैं कि 24 कैरेट जो होता है वो लगभग 99 कुछ % के फॉर्म में शुद्ध होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी सी कॉपर या तो फिर चांदी, इन दोनों को मिला देते हैं, थोड़ी सी अमाउंट में इन सबों को मिला देते हैं, मतलब 22 भाग जो होगा Au होगा और 2 भाग Cu होगा या तो फिर Ag होगा। इन दोनों को मिला करके जो हम लोग को सोना बनता है वो कड़ा होता है और इस प्रकार से इसका हम लोग आभूषण बनाते हैं, जो लगभग 92% प्योर होता है। क्लियर। अब एक होता है 18 कैरेट सोना, 18 कैरेट मतलब 18 भाग क्या होगा, 18 भाग क्या है बच्चा, Au है और रिमेनिंग क्या होगा, अदर मेटल, अदर है। तो ये जो होगा वो लगभग कितना % तक का प्योर होता है, 75% के फॉर्म में प्योर होता है। क्लियर हो गया बच्चा, इसका यदि आएगा तो बता दोगे एग्जामिनेशन में, अब तो कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे
अल्युमिनियम का जो मेन ओर है, मेन सोर्सेज है Al2O3 होता है जिसको एल्यूमिना कहते हैं। एक होता है Al2O3 इंटू 2H2O जिसको हम लोग बॉक्साइट कहते हैं, जिसका हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। और फिर Na3Al F6 होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रायोलाइट, इसका नाम है एल्यूमिना। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट, आसानी से एल्युमिनियम प्राप्त इसका होता है। एल्युमिनियम हम लोग के नेचर्स में बहुत ज़्यादा एबंडेंट फॉर्म में, लगभग 1.3% के फॉर्म में एल्युमिनियम पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इसी से प्राप्त होता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है, तो बॉक्साइट है। ठीक है, ये जो Al2O3 है इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं तो H2O निकल जाता है। अब मेरा क्या बच गया बच्चा, Al2O3, मतलब Al2O3 का मॉलिक्यूल, Al2O3 का मॉलिक्यूल, Al2O3 का मॉलिक्यूल, Al2O3 का मॉलिक्यूल, Al2O3 का मॉलिक्यूल होगा। अब बीच बीच में अशुद्धि होगा, सोना होगा, कॉपर होगा, टीन होगा, लोहा होगा, ये सब अशुद्धि के रूप में होता है। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग इसके साथ NaOH के साथ गर्म करते हैं, गर्म कर देते हैं। NaOH के साथ इसको ला करके गर्म कर दिए, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ गर्म करते हैं, पिघल जाता है। पिघल करके यहाँ पे बनाता है NaAlO2 प्लस H2O, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। लेकिन ये सब अशुद्धियाँ नहीं बनाता है, ये सब नीचे आकर के क्या होता है, बैठ जाता है। बैठ गया। अब इसको छान लिए, क्या किए हम लोग, फिल्टर कर लिए। जैसा ही फिल्टर किए तो मेरा प्योर फॉर्म में आ गया। कौन प्योर फॉर्म में आ गया, NaAlO2 प्योर फॉर्म में हो गया, प्योर फॉर्म में। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ठंडा ठंडा कोल्ड एकदम चिल्ड पानी मिलाते हैं। किसमें पानी मिलाए बच्चा लोग, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट में पानी मिलाए, तो सोडियम एल्यूमिनेट के पानी के साथ मिल करके ये बना देता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं AlOH होल 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों मिल करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब प्लस डाइल्यूट NaOH बनाता है, वो कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। यहाँ से निकाले AlOH का होल 3 को निकालें, AlOH होल 3, देखो ना AlOH होल 3 को हम लोग फिर क्या किए, गर्म कर दिए, बन गया एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस फिर क्या बन गया H2O। लेकिन ये कैसा हो गया, प्योर, इसमें ये सब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। इस प्रकार से हम लोग एल्युमिनियम को प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब देखना, एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं, ऐसे करके बाल्टी होता है, बच्चा लोग शायद आप लोग को पढ़े होंगे। ये बाल्टी होता है, इस बाल्टी में छोटी सी यहाँ पर प्लग होता है, छिद्र होता है। इसमें हम लोग भर देते हैं कार्बन की पाउडर, इसमें भर देते हैं मैग्नीशियम की पाउडर, मैग्नीशियम का पाउडर, और इसमें हम लोग मैग्नीशियम की फीता को ऐसे ऐसे मैग्नीशियम की फीता को इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पे होता है बेरियम ऑक्साइड BaO, ठीक है, ऐसा होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसको भर देते हैं, Al2O3 पूरा यहाँ से यहाँ तक के पूरा पैक कर देते हैं, भर देते हैं। इसमें हम लोग माचिस लगाते हैं, ये जल जाता है, बहुत तेज़ी से जलता है, जल करके पूरे को पिघला देता है, ठीक है। अब मतलब Al2O3 सॉलिड नहीं है बेचारा, अब क्या हो गया, Al2O3 कैसा हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसको लिक्विड होता है, और इसमें ये भी होता है आयरन, मतलब Al2O3 और आयरन का चूर होता है। इन दोनों Al2O3 प्लस आयरन की चूर, ये दोनों आपस में मिल करके बनाता है Fe, गलत हम बोल दिए, इसमें रहता है Fe2O3 और प्लस एल्युमिनियम का पाउडर। Fe2O3 एल्युमिनियम कैसा होता है, एल्युमिनियम लिक्विड फॉर्म में होता है बच्चा, एल्युमिनियम लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम लिक्विड रिएक्ट करता है, बना देता है Al2O3 और प्लस फिर क्या बना देगा, Fe, ठीक है। मतलब Al2O3 यही रह गया। जैसा ही प्लग हटाएं, एल्युमिनियम आयरन आना शुरू, टूटा हुआ रेल का पटरी है, यहाँ पे आयरन आएगा, इसको क्या करेगा, फिलअप कर देगा। मतलब क्या क्या हुआ, इसमें कार्बन का चूर है, मैग्नीशियम का पाउडर है, Fe2O3 है और एल्युमिनियम का भी पाउडर है, ठीक है। Fe2O3 का चूर, एल्युमिनियम का चूर, इसको जैसा ही जलाते हैं, इन दोनों आपस में रिएक्ट करता है। सबसे पहले तो एल्युमिनियम जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड में जैसा ही कन्वर्ट होता है वो Fe2O3 के साथ कंबाइन करके Al2O3 और Fe बनाता है। Fe लो
पिघला हुआ लोहा रहता है, जैसा ही इसको खोलते हैं पिघला हुआ लोहा वहाँ पे आकर के जाता है और पूरे को पैक कर देता है। इस विधि को कहते हैं एल्युमिनियम थर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस, एल्युमिनियम थर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस। तो इसको आप लोग को पढ़ना है, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। एक और प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं कोरोजन, जिसको जंग लगना कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के नेचर्स में लोहा है, टीन है, कॉपर है, जिंक है, ये सब हम लोग के नेचर में जब ओपनली इसको रखते हैं तो हम लोग का नेचर का जो ऑक्सीजन है इसके साथ कंबाइन करता है, सल्फर कंबाइन करता है और इसको ऑक्साइड में सल्फाइड में बदल देता है। जैसे एल्युमिनियम को हम लोग देखेंगे तो इसका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है Al2O3 और एल्युमिनियम के ऊपर में एक लेयर बन करके कंप्लीट होता है जिसे होता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ये इसको सुरक्षा प्रदान करता है। और आयरन के साथ होता क्या है कि आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 बनाता है। लेकिन ऐसा होता है यहाँ पर गैपिंग होती है, गैपिंग होने के बाद अगला आयरन फिर कंबाइन करके इसको Fe2O3 बनाता है, फिर गैपिंग होती है, फिर कंबाइन करके बनाता है। इसका मतलब ये धीरे धीरे करके पूरी बर्बाद कर देगा, लेकिन ये बर्बाद नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कोई गैपिंग वैपिंग नहीं होता है, अगला आने का कोई चांसेस देता नहीं है। अब इसको बचाने का मेथड क्या है, तो लोहे के ऊपर में हम लोग जिंक का एक लेयर लगा देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका नाम देते हैं गैल्वेनाइजेशंस। गैल्वेनाइजेशंस मतलब लोहे के ऊपर में हम लोग जिंक का लेयरिंग कर देते हैं तो उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशंस कहते हैं। या तो इसके ऊपर में ग्रीस का लेयरिंग कर देंगे या तो फिर पेंट लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कोरोजन से, इस प्रकार से हम लोग जंग लगने से बच जाते हैं। क्लियर है बच्चा? क्लियर है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस की तरफ में चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ सॉल्व कर देते हैं, बता देते हैं, ताकि आप लोग के एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस आए वो बन जाए, ठीक है। ठीक है, कितना देर है सर? थोड़ा हाँ बच्चा लोग इसे ज़रा आप देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आपको क्लियर करते हैं थोड़ा। तो बच्चा जिप्सम, जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड है, डाइहाइड्रेट है। तो कैल्शियम सल्फेट एक साल्ट होता है, हाइड्रेटेड साल्ट है, जिसको हम लोग जिप्सम कहते हैं, CaSO4 के रूप में उसको कहते हैं। जैसा ही उसको गर्म करते हैं तो उसमें से 3 मॉलिक्यूल H2O निकल जाते हैं और CaSO4 H2O के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो बच्चा आप इसको देख लीजिए। एक और हम कहते हैं, एक को कहते हैं अम्लराज, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया। उसमें 3 मॉलिक्यूल HCl होता है और 1 मॉलिक्यूल HNO3 होते हैं, दोनों मिल करके नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl + H2O + Cl बनाता है। वो जो नेसेंट क्लोरीन है वो बहुत एक्टिव होता है, इवन की प्लेटिनम AU Ag को भी वो ऑक्सीडाइज कर देता है। AU के साथ वो कंबाइन करके AuCl बनाता है, Ag के साथ कंबाइन करके AgCl वगैरह बनाते हैं, प्लेटिनम के साथ कंबाइन करके PtCl4 बनाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3HCl + HNO3 मिल करके NOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड प्लस नेसेंट क्लोरीन प्लस वाटर बनाते हैं। वही नेसेंट क्लोरीन बहुत एक्टिव होता है, जिसको हम लोग अम्लराज के रूप में नाम देते हैं। एक होता है बच्चा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, और एक होता है बेकिंग पाउडर, वो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस पोटासियम टारटेरेट होता है। वो टारटेरिक एसिड के साथ पोटासियम लगे होते हैं, इसलिए उसको पोटासियम टारटेरेट कहते हैं। और जैसा ही हम लोग गर्म करते हैं टारटेरिक एसिड में एक्टिव हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करके सोडियम पोटासियम बाइकार्बोनेट बनाता है और HCO3 टूट करके Na2CO3 और CO2 के रूप में इवॉल्व आउट होता है, और जो CO2 इवॉल्व आउट होता है वो हम लोग की ब्रेड को सॉफ्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा जो हो गया वो सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टारटेरिक एसिड होते हैं। एल्युमिनियम का आयस हमने बता रखा है बच्चे लोग। एलॉय हो गया एक, कॉपर और जिंक का एलॉय को हम लोग पीतल कहते हैं, कॉपर और एसन के एलॉय को हम लोग ब्रॉस कहते हैं। उसी प्रकार से ड्यूरेलियम एक एलॉय है जिसमें एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, Mn होता है, Mg होते हैं, उसको ड्यूरेलियम कहते हैं, जिसका इस्तेमाल वायुयान बनाने में होता है। एक स्टील होता है जिसमें आयरन के साथ कार्बन होता है, जिसकी वजह से आयरन जो 100% प्योर आयरन सॉफ्ट होता है उसको हार्ड बनाने में हम लोग कार्बन को मिला देते हैं। तो कार्बन मिलाने के बाद जो हम लोग को आयरन बनते हैं उसको हम लोग स्टील कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा लोग उसके बाद
फिर अम्लराज हमने आपको बतला ही दिया है। और यदि हम लोग कहें कि फास्फोरस को, तो फास्फोरस हम लोग के नेचर में 3 फॉर्म में होते हैं। एक वाइट फास्फोरस होता है, एक रेड फास्फोरस होता है, एक ब्लैक फास्फोरस होता है। वाइट फास्फोरस पॉइजनस होता है, बहुत जल्दी जल जाता है, ऑटोल्यूमिनेंस के फिनोमेना 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर शो करता है। और रेड फास्फोरस वैसा नहीं होता है, वो हम लोग वो इकोनॉमिकल, उसका वैल्यू बहुत अच्छा है रेड फास्फोरस का, लेकिन वाइट फास्फोरस पॉइजनस होने की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं होता है और वो ऑटोल्यूमिनेंस के फिनोमेना शो करता है, जल जाता है, तुरंत जल जाता है। हमने इसको बतलाया ही, इसकी टोटल एक्टिविटी सीरीज भी बतलाया और फिर मिश्र धातु को भी हमने क्लियर कर दिया है। बच्चा लोग कुछ क्वेश्चंस है। करेक्ट सोना को हमने बतला दिया है और कॉपर का भी हमने बतलाया है। बेयर्स प्रोसेस एल्युमिनियम का भी हमने बतला रखा है, एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शंस को बतला रखा है। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर को अभी हमने गील किया है। और फिर बिरंजक चूर्ण, खास करके बिरंजक चूर्ण जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसको हम लोग CaOClCl के रूप में कहते हैं, इसमें क्लोरीन डिसप्रोपोर्शनेट फॉर्म में होता है। एक क्लोरीन -1 स्टेज में होता है, एक क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करते हैं तो CaOClCl और प्लस H2O का फॉर्मेशन करते हैं। और जो CaOClCl ब्लीचिंग पाउडर ग्रुप में इसका इस्तेमाल होता है, जो बहुत सारे रंग को उड़ाने के काम में आता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग एक्शंस करने में होता है, कभी कभी वो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो वो हमने लिख रखा है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन जरा देखो, जिसको हम लोग कहते हैं निष्कापन की क्रिया, इसको हमने बतला रखा है। या तो फिर आप सुन लो कि जैसे बहुत सारे मेटालिक का ऑक्साइड है, आयरन के ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, अदर मेटल्स के ऑक्साइड को हम लोग कार्बन से जो रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करके हम लोग प्योर मेटल्स को प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग निष्कापन की क्रिया कहते हैं। जैसे Fe2O3 H2O को गर्म करने पर ऐसे ही भोल भाट हो जाएगा, निकल जाएगा। Fe2O3 को हम लोग हीट करेंगे तो Fe2O3 तो बना, H2O लिबरेट आउट हो गया। अब इस Fe2O3 को हम लोग Fe2O3 को निछालन की एक प्रक्रिया होता है, जिसमें कार्बन डालते हैं तो Fe बनते हैं और फिर CO2 के रूप में निकल जाता है। निष्कापन में हम लोग खास करके वेपर्स को लिबरेट आउट करते हैं, जो रिवर्बरेटरी फर्नेस में हम लोग गर्म करते हैं। इसको हमने क्लियर कर चुका है, बतला भी चाहिए। और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में अंतर को हमने क्लियर यहाँ दिखाया है कि कैल्सिनेशन से लोग थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर होता है, जबकि रोस्टिंग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स पे होते हैं। और वायु की उपस्थिति रोस्टिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं, कैल्सिनेशन में कम होता है। रोस्टिंग में केमिकल चेंजेस होता है, ऑक्साइड वगैरह प्योर फॉर्म ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि कैल्सिनेशन में डिकम्पोजिशन होता है, टूटता है, ठीक है। तो रिमेनिंग बातें आप लोग को यहाँ पे है बच्चा लोग, हम अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और क्वेश्चंस भी डाल देंगे, ताकि आप लोग उसको रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। और हमें लगता है कि अमूमन क्वेश्चंस हम आपको कंप्लीट किए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गया गाइडेंस की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।